ओके। कल के लेक्चर में बच्चों मैंने डाई, पैरा, फेरो, फिर तीनों का कैसे एग्जाम में आ सकता है और कितने मार्क्स के लिए आता है और उसको शॉर्टकट वे में कितने अच्छे से सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। एंड आफ्टरवर्ड वो सब के बाद में मैंने क्यूरीज लॉ के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। ये आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्यूरीज लॉ यहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों और यहाँ पे जाके एंड हुआ था ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन करके। तो ये क्यूरियस लॉ आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डाई, पैरा और फेरो के डिस्टिंग्विश के अलावा। और कोई भी डिस्टिंग्विश 2 या मैक्सिमम 3 मार्क्स से ज्यादा कभी नहीं आएगा। आई थिंक 2 मार्क्स इज मोर देन इनफ, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ और भी डेरिवेशन इस बार डाला गया है, तो आई थिंक सो कि 3 मार्क्स के लिए वो लोग नहीं करेंगे। 2 मार्क्स इज मोर देन इनफ। एंड आफ्टरवर्ड आई स्पेशली टोल्ड यू अबाउट द क्यूरियस लॉ। तो ये भी काफी छोटा सा डेरिवेशन है चिंटू सा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए और इट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल कि उसके ऊपर 2 मार्क्स का कोई थियोरी पूछ ले, डेरिवेशन पूछ ले। फिर है फेरोमैग्नेटिक डोमेन थ्योरी। डोमेन्स के बारे में मैंने बताया, फिर वो डोमेन का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, ये मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया बच्चों। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर के ऊपर बच्चों वो क्यूरियस लॉ मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा। फिर बच्चों ये हिस्टोरेसिस मैंने बोला था, मैंने थोड़ा फटाफट में बताया था, बट एक्चुअली बच्चों मैंने जो भी बताया था वो उतना ही जरूरी चीज था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। पर इतनी सारी चीजें हमको बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है ना, उसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड वाला इतना डिमांड नहीं करेगा। और हिस्टोरेसिस सच बोलूं तो ये 12th का पहले टेक्स्ट बुक में इसका हिस्सा ये था भी नहीं पहले। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में नई नई इंक्लूडेड की गई है, स्पेशली डेरिवेशन भी इंक्लूड किए गए हैं 2 नए, फिर कुछ थ्योरी भी इंक्लूड की गई है, ऑलमोस्ट 2 से 3 नई डेरिवेशन इंक्लूड किए गए बच्चों। तो यहाँ पे ऐसा है कि हिस्टोरेसिस डिग्री कॉलेज में हम लोगों को हुआ करता था, पर अभी आपको आया है, तो मैं इसके ऊपर ये जो कि बोर्ड एग्जाम वाला, इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स का ग्राफ पूछ सकते हैं कि ये ड्रॉ हिस्टोरेसिस ग्राफ एंड उसके ऊपर मतलब जो नीट लेबल वो होता नहीं है क्या, उसके ऊपर बताओ हर एक पॉइंट का क्या मीनिंग है, उसको भी मतलब सिग्निफाई करके बता दो। तो ऐसा करके आपको डायग्राम बच्चों पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। और अगर गलती से ये हिस्ट्री से 3 मार्क्स के लिए चला गया, जो कि मुझे नहीं लगता जाए ना चाहिए, पर अपने को दोनों एक कॉइन के दोनों से फेसेस अपने को उसके लिए रेडी होना चाहिए। क्योंकि अगर आज मैं 2 मार्क्स के लिए बोलूँ, आप 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होके गए, मान लो एग्जाम में 3 मार्क्स का कुछ आ गया, इसी से रिलेटेड अगर 3 मार्क्स आ गया, तो उस जगह पे आप क्या करोगे? आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा, यार आप हड़बड़ी में आ जाओगे। जो हड़बड़ी में आ जाओगे तो जो अच्छा भी लिखने वाले हो आप वो भी नहीं लिख पाओगे। तो कैसा है ना, अपन दोनों फेजेस समझ के चलते हैं। हिस्टोरेसिस नॉर्मली 90% चांसेस है कि 2 मार्क्स के लिए आएगा कि भाई डायग्राम एक्सटेंड कर दो। तो आप बस इस डायग्राम की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद जो भी मैंने पॉइंट बताए थे ओ से ए, मतलब 2 मार्क्स के लिए इंसान क्या लिख सकता है, इतना ज्यादा भाषण तो नहीं लिखेगा, शॉर्टकट में ही लिखेगा। तो आप इस तरह बता सकते हो कि फैनी ग्राफ इस मतलब कोई भी अगर चीज 0 से हाईएस्ट जा रही है सेचुरेशन होने के बाद, फिर से वो जब नीचे आ रही है, एंड नीचे आने पे भी जब वो सैचुरेशन होगी, जब वो फिर से ऊपर जाती है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। और रिलेटेड चीजें ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड 11 में पढ़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें आप ऐसे मत लिखो एग्जाम में। आप एग्जाम में क्या लिखो, हिस्टोरेसिस ग्राफ इज बेसिकली यूज्ड टू क्लैरिफाई द ग्राफ if something is start from zero and it went to the highest possible value and it reached to the saturation, and afterward it will goes down and again it will reach to the saturation but in opposite direction, and after that it will again reach to the highest point. So this kind of a systematic diagram, this kind of a concept is basically used in hysteresis graph. So we can learn this hysteresis in each and every level. तो इसके ऊपर आप बता सकते हो एग्जाम्पल 11th में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड 12th में हिस्टोरेसिस आप पढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ कि कितना मैग्नेटिक अप्लाई किया, उसके ऊपर से सामने वाले ने कितना मैग्नेटिक इंडक्शन करके लिया। तो इस तरीके से जब आप एक्सप्लेन करोगे स्टार्टिंग के 2-3 लाइनें, तो आई थिंक इतना आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो 2 मार्क्स के लिए इतना बताना कि आप क्यों कर रहे हो, फिर ये ग्राफ पे आना, आई थिंक 2 मार्क्स के लिए मोर देने आपको भी। इससे टीचर इंप्रेस भी हो जाएगा कि बच्चे को पता है हिस्टोरेसिस क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन मार देने का। फिर ये ग्राफ, अब गलती से मान लो ये 3 मार्क्स के लिए आ गया, 3 मार्क्स के लिए आए तो क्या, 2 मार्क्स तो आपका ग्राफ जो ये वर्ड वो इंडिकेट में चला जाएगा 2 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, 3 मार्क्स मतलब ऐसा करो कि एज पर द गिवन फिगर वी कैन सी दैट कि O इज द ओरिजिन वाला पॉइंट, फ्रॉम दिस समथिंग हैज स्टार्टेड एंड रीच टू द पॉइंट A एंड इट विल रीच टू द सैचुरेशन आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट A, मतलब A पे पहुंचने के बाद सैचुरेशन पे पहुंच चुका रहेगा, and after that it goes to decreasing point, and after goes on decreasing वाला level it went to retentivity where we can see this कि B क्या होता है, B highest होता है,
H नहीं होता है। वेयर इन कोर्सिटिविटी वी कैन सी दिस H इज नेगेटिव बिकॉज ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, बट B is zero. H is negative but B is zero. And after reaching to that point, again it is going in a downward direction. And again it is traveling to the saturation level. And after reaching to the saturation level in opposite direction, that is symbol number D, it will going to reach to the positive point. But after covering E, F, मतलब D के बाद E, E के बाद F and then A. मतलब इसको अपने वर्ड्स में आप लिख दो। इसके लिए किताबी पूरा रट्टा कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना सा चीज मेरा लास्ट टाइम में समझ में आपने ढंग से लेक्चर सुना होगा और घर पे एक बार रीड किया होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल का गुंजाइश बचता है कि उसके ऊपर आप सवाल पूछो, क्योंकि ये काफी इजी है और काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि बच्चों ये परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक शील्डिंग और अपना एंड, ये अपना एंड का पार्ट है जो कि 1-2 मार्क के लिए कोई पूछना चाहेगा तो पूछेगा, वरना मेरे को नहीं लगता है कि ये बोर्ड वाला पूछेगा, क्योंकि इस टेक्स्ट बुक इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा सवाल आने की गुंजाइश भी बचती है बच्चों। तो मेरे ख्याल से मैं आपको जितना बोल सकती हूँ, ये बच्चों 1 मार्क के लिए आना होगा तो आ जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बता दो, मैग्नेटिक फील्डिंग क्या होता है, ऐसा। तो आई होप मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ बच्चों कि जो मैग्नेट होता है ना बच्चों, जो एक आर्टी मतलब मैग्नेट मतलब जो आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नीशिया शहर में Fe2O3 या Fe3O4 कुछ तो केमिकल कंपोजिशन वाला आयरन का मैग्नेट मिला था, आयरन ऑक्साइड। तो वो तो पहला मैग्नेट था जो एक बंदे को मिला था। उसके बाद इंसानों ने जो उसके ऊपर मैग्नेट खुद से बनाया, दैट इज आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल मैग्नेट को बच्चों हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। तो अपन जो पढ़ते हैं ना बच्चों, वो पोल स्ट्रेंथ के अंदर प्लस है माइनस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 12। तो वो बच्चों बार मैग्नेट होता है, और वही अपना आर्टिफिशियल पहला मैग्नेट है जो इंसानों ने बनाया था। तो बच्चों जब हम बनाने लगे तो हम लोगों ने आप अभी कैसा है ना, अपने मोबाइल फोन हो गया, पहले के टाइम पे आपने अगर पुरानी मूवीज देखी होगी तो वो फोन रिंग रिंग करता था, वो फोन को उठा के हम लोग बात करते थे। तो वो फोन का जो शेप होता था उसके अंदर जो मैग्नेट यूज होता था ना बच्चों, वो हॉर्स शू मैग्नेट होता था। आपके घर पे अगर किसी ने घर पे ऐसा लगाया होगा हॉर्स शू वाला शेप, वो कि घर को नजर ना लगे, तो वो वाला टाइप का मैग्नेट, उसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। वो यूज होता है, किसमें यूज होता है, मोबाइल वगैरह मतलब सॉरी पहले जमाने के फोन में। आज तो वैसे फोन बहुत ही कम यूज में आने लगे, अब तो मोबाइल फोन का जमाना आ गया। तो बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारा मेट्रो ट्रेन कैसे चलता है या हमारे आसपास आजकल सारी की सारी चीजें इस फील्ड में कन्वर्ट हो गई है। अभी बच्चों ये चैप्टर खत्म होने के बाद अपना अगला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इसके बाद मुझे वो चैप्टर पढ़ाना है, और वो चैप्टर बच्चों इससे भी कई ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब बहुत मजेदार चैप्टर है, क्योंकि वो चैप्टर अपने को हमारे आसपास की बहुत सारी चीजों से मतलब एकदम अपने को बच्चों अटैच करवा देगा। मतलब हमारे आसपास मोनो ट्रेन कैसे चल रही है, मेट्रो ट्रेन कैसे चल रही है, रेफ्रिजरेटर एसी कैसे काम कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि टेक्स्ट बुक वाले ने कहीं पे ये एग्जाम्पल उठा के डाले नहीं होंगे। वो एक टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कैसे एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा है या कैसे आपको समझा रहा है। तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहो, मैं हर एक चीज जितने प्रैक्टिकली मैनर में आपको समझा सकती हूँ मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आपको मजा आए फिजिक्स पढ़ने में। आप ऐसा ना बोर फील करो कि यार फिजिक्स डिफिकल्ट ज्यादा है, आपको फिजिक्स इजी जाए इसके लिए बच्चों आपको अटेंड करना है प्रॉपरली, सुनना है और उसके बाद रीड भी करना है। भले आप लेक्चर जाके सुनो मेरा जो हुआ है रिकॉर्डिंग, या आप जाके टेक्स्ट बुक देखो, या आप दोनों करो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है। तो जो मैग्नेट हम आजकल टोटल लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि हम आसपास एसी करंट यूज करते हैं बच्चों, आप सबने एसी करंट के बारे में सुना होगा। एसी करंट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो बच्चों आपने डीसी करंट सुना है ना, डीसी करंट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ओम थ्रू जहाँ पे यूज होता है बच्चों, वहां पे डीसी करंट होता है, और डीसी करंट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता बच्चों। जहाँ पे एसी करंट होता है ना बच्चों, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगता है। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये सब चीजें यहाँ पे क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली बच्चों ये सारी चीजें मुझे अगले चैप्टर में आपको पढ़ानी है, इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैग्नेट के 2 टाइप्स के बारे में आपको दिखाई देगा। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और क्या लिखा है, सॉफ्ट आयरन हैविंग अ लार्ज फॉर्मेबिलिटी, ऐसा समथिंग यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मैं आगे आपको पढ़ के बताऊंगी। तो हमारे आसपास ये सारी जो चीजें हो रही है ना बच्चों, मोनो मेट्रो रन करना, एसी का वर्क करना, इन सब में भी बच्चों मैग्नेट लगाए, क्योंकि ये सब एसी फील्ड पे चले, और एसी फील्ड में चला तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेट ही लगे होंगे। अभी मैं फिजिक्स की टीचर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉमर्स वाला बच्चा तो बैठा नहीं सुन ली, जैसे मैं साइंस की वैसे आप भी साइंस की होगी। तो वैसे ही बच्चों तो जब एसी फील्ड लगता है तो एसी फील्ड को अपनी बिरादरी के लोग चाहिए। तो उसकी बिरादरी के लोग मतलब कौन, मैग्नेट। तो मैग्नेट के 2 टाइप होते हैं बच्चों, एक सॉफ्ट आयरन मैग्नेट
और एक हार्ड आयरन मैग्नेट, ऐसा 2 किस्म का होता है बच्चों। तो इनकी अलग-अलग जगह पे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे सॉफ्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट यूज़ होता है, जहाँ पे हार्ड की ज़रूरत होती है ना बच्चों, वहाँ आप इसको एक बार यूट्यूब पे गूगल वगैरह, गूगल मत करने जाना, उसमें आपको थोड़ा बोरियत मिलेगा। हाँ, इमेजेस देखना है आपको कि ये मैग्नेट कैसे होते हैं, आप गूगल इमेजेस में देख सकते हैं। पर अगर आपको इनकी वर्किंग देखनी है कि ये डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं हर जगह पे, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अभी आज मेरा लेक्चर है बच्चों, मेरा अगला लेक्चर अगले वीक रहेगा, ठीक है? तो अपने पास ऑलमोस्ट 6 दिन का गैप रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, बच्चों, ये अपना एसी वर्क करता है या मोनो मेट्रो ट्रेन वर्क करता है, आप उसका कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पे एक बार, आप जब अगला चैप्टर सीखोगे ना बच्चों, तो आपको मैं सच बोलती हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। पर आप एनिमेटेड वीडियो डालना, मतलब कि एसी वर्किंग एनिमेटेड वीडियो या मेट्रो ट्रेन वर्किंग एनिमेटेड वीडियो। तो आपको बच्चों जो वीडियो मिलेगा ना, वो 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा, और वो एनिमेटेड रहेगा, तो आप बोर भी नहीं होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने एनिमेटेड नहीं डाला, आपने जस्ट ऐसे ही डाल दिया, तो बच्चों पे आधा-आधा घंटे का भी वीडियो आ जाएगा। और आई थिंक, पता नहीं, वो अच्छा भी हो सकता है, पर उसमें चांसेस ऐसे भी होंगे बच्चों कि आप बोलोगे यार पढ़ने का ही मन मेरा चला गया ये वीडियो देखने के बाद। तो वैसा नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो एक बार वो देख लेना, तो अगला चैप्टर में जब अपन मतलब और आगे डीप में जाएँगे और आप ये सब देख के रखे रहोगे ना, तो आपको बच्चों एक इंटरेस्ट आएगा, और किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने में इंटरेस्ट लाना ज़रूरी है। इंटरेस्ट अपने आप आता है, इंटरेस्ट लाना भी पड़ता है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आप करके रखना बच्चों। अभी अपन इधर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों आपके सामने कि सॉफ्ट आयरन हैविंग अ लार्ज परमेबिलिटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन, इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फॉर दिस पर्पस a soft iron rod, a soft ferromagnetic material in a solenoid core, मतलब जो solenoid होता है उसमें soft iron use होता है। On passing a current through the solenoid, the magnetic field associated with the solenoid increase। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। जिन्होंने भी लेक्चर प्रॉपरली बैठे हैं, उनको ये लाइन का मतलब पता चल गया होगा। When the current, sorry, when the current through the solenoid is switched off, the associated magnetic field effectively becomes zero. Thus, the electromagnet are used in electric bells, loudspeaker, circuit breaker, and also in research laboratories. Giant electromagnet are used in cranes to lift heavy loads made up of iron. तो बच्चों ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट आर यूज टू प्रिपेयर अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू टेस्ला। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, आप इसको झटके में समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको के लिए आ गया तो आ गया। बस अब बच्चों आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। तो बच्चों सुपर कंडक्टिंग, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में वो सेमीकंडक्टर चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता, या वो कौन सा चैप्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट वाला, अगर बच्चों आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी कि जो कंडक्टर, जो अपना मेटल्स होते हैं, मेटल्स है ना 3 टाइप के होते हैं, जितना अपन को पता था 10वीं तक। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। चौथी कैटेगरी जो होती है ना बच्चों, उसको अपन बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को है ना बच्चों, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है वर्क करने के लिए। और आप सबको पता है, हमारा जो कॉपर वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हम लोग जो वायर यूज करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर को ना बच्चों कभी भी ये नहीं देखना पड़ता है कॉपर को कि ये कितने टेम्परेचर में काम कर रहा है। कॉपर का काम क्या होता है, काम करना। और वो किधर काम कर रहा है, रूम टेम्परेचर में। हमारे आसपास का रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर कॉपर आराम से काम करता है। तो जो सुपर कंडक्टर होता है ना बच्चों, वो उस पर काम नहीं कर सकता, उसको लेस देन 0 डिग्री चाहिए। अब आप बोलोगे मैम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, हम सुपर कंडक्टर के बारे में यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि जिस दिन भी ये मार्केट में आ गया, अगर सपोज किसी के घर पे वाईफाई लगा है और उसको सपोज 1 GB की मूवी डाउनलोड करनी है, 1 GB की मूवी डाउनलोड करने के लिए सपोज उस बच्चे को 10 मिनट लग रहे हैं, उसके घर पे एकदम हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसको 10 मिनट लग रहे हैं 1 GB की पिक्चर डाउनलोड करने के लिए। मैं अगर बोलूँ कि अरे आपका 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकता है, 1 GB, 1 GB का पिक्चर डाउनलोड करना है क्या, 1 सेकंड में हो जाएगा, तो आई थिंक सबसे ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि फिर आप बोलोगे यार पबजी खेलना तो हो गया, तब तो और मजा आएगा, क्योंकि कोई जापान में खेल रहा है, कोई अमेरिका में खेल रहा है, उधर तो 5G चल रही है, इंडिया में 4G चल रहा है, अपनी स्पीड फास्ट रहेगी तो और मजा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे जो खेलते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों कि सुपर कंडक्टर के आने से वो पबजी गेम आपका एकदम हाई स्पीड पे चलेगा, क्योंकि सुपर कंडक्टर क्या करता है, 1 GB की फाइल को डाउनलोड करने के लिए वो 1 सेकंड में आपका डाउनलोड कर देगा।
आपको कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाना है, उसकी वो स्पीड इतनी फास्ट कर देगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वर्क करवानी है, इलेक्ट्रिक वर्क कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इतना अच्छा हेल्प करेगा ना बच्चों, कि आप सोच नहीं सकते हो। आप एक बार गूगल करके देखिए। इवन कोई भी बंदा आउट ऑफ इंडिया भी बैठा है, वो इंडिया में आके मतलब वो कैसे वर्क करेगा बच्चों, मैंने जस्ट पढ़ा है, मैं प्रैक्टिकली नहीं जानती हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि 5G अगर आया, तो वहाँ पे बैठा हुआ बंदा भी यहाँ पे झाँक सकता है। इस तरीके का मैंने कुछ पढ़ के रखा हुआ है। आई डोंट नो कितना सही है कि गलत है। तो वो सब तो जाने दो, पर एट द एंड सुपर कंडक्टर के आने से इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू और स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू अपने को बहुत मदद मिलेगी। पर प्रॉब्लम ये है, इसको लेस देन 0 चाहिए। तो रिसर्च के इसके ऊपर अभी भी रिसर्च वाले जो लोग हैं, वो अभी भी इसके ऊपर बच्चों काम कर रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर में वर्क करने लगे। क्योंकि रूम टेम्परेचर में जिस दिन ये आ गया ना बच्चों, मैं सच बोलती हूँ, हमारे आसपास दुनिया चलेगी नहीं, दुनिया दौड़ेगी। तो सुपर कंडक्टर यू प्रिपेयर अ वेरी हाई मैग्नेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ few टेस्ला, यूनिट टेस्ला होती है। सच मैग्नेट आर यूज्ड इन एनएमआर। एक होता है एमएमआर, एक होता है एनएमआर। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये क्या होता है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो अगर आप न्यूट्रिनो को पढ़ के बैठे हो, तो आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पता होगा। या आप लोगों ने ये सुना होगा कि इंडिया में एंटी न्यूट्रिनो की लेबोरेटरी बनी है साउथ इंडिया में। आप गूगल में एक बार सर्च करना, न्यूट्रिनो लेबोरेटरी इन इंडिया, आपको पता चलेगा कि साउथ इंडिया में एक कोई नेशनल पार्क है, उसके थोड़ी सी दूरी पे इंडिया में वो लेबोरेटरी बनी है। और वो लेबोरेटरी क्यों बनाई गई है, क्योंकि साइंस में इंडिया को एडवांस लेवल पे जाना है। तो जब इसरो बहुत ज्यादा पिक्चर में आया, क्योंकि नासा हर किसी को पता था नासा बहुत जबरदस्त है, पर अब सबको मालूम पड़ गया कि इंडिया की साइंस की टेक्नोलॉजी भी कितनी हाईएस्ट हो चुकी है। तो इंडिया को अमेरिका, जापान, चाइना या रशिया इनके पीछे नहीं रहना था। क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी आप सबको पता होगी, 5th लेवल पे चुकी थी बिफोर कोरोना। अब कोरोना की वजह से क्या क्या डिजास्टर होने वाला है वो नहीं मालूम। तो बच्चों इसके लिए कैसा है ना, कि ये न्यूट्रिनो लेबोरेटरी ना बच्चों यहाँ पे आना बहुत जरूरी था। तो बच्चों इसके लिए वो न्यूट्रिनो लेबोरेटरी इंडिया वालों ने बनाया, ताकि साइंस की फील्ड में हम न्यूक्लियर रेंज में भी और आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ये सारी चीजें इतनी यूज में आ रही है। तो ये सब मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि बच्चों सब्जेक्ट इंटरेस्टेड हो ना हो, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। और इंटरेस्ट कब आएगा सब्जेक्ट में, जब सब्जेक्ट को आप उस वे में पढ़ोगे। अगर आप सब्जेक्ट को ये पढ़ोगे कि यार ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये रेजोनेंस क्या होता है, यार पल्ले नहीं पड़ रहा, ये नहीं वो नहीं, तो वो चाह के भी कितना भी आप कोशिश करो, वो दिमाग में घुसेगा नहीं। अगर पहले दिमाग बना लिया ये ऐसा ही है। पर अगर आपने ये दिमाग बनाया कि नहीं यार, हमको सब समझ, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो बच्चों आप सब कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इतना हो गया। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग बच्चों क्या है, वही मतलब कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम को मैग्नेटाइज बनाना, फिर उसके ऊपर आयरन का कैसे बाउंडिंग किया था मैंने, तो उसको इन शॉर्ट दूसरी भाषा में शील्डिंग भी बोला जाता है बच्चों। तो आप यहाँ पे पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया है, कोई ऐसा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, और 1 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल अपना एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ। ऑब्वियसली कोई नॉन मैग्नेटाइज कैसे मैग्नेटाइज हो रहे हैं, डायग्राम भी बता दिया है। तो बच्चों इतना ही था अपना ये चैप्टर का थ्योरी। अब इस मीन्स चैप्टर आपने के जो न्यूमेर एग्जाम्पल लिया मीन्स मीन्स मैंने क्रेन क्रेन। एक सेकंड, मैंने हाँ क्रेन पढ़ा है बुक में, मैंने क्रेन के बारे में कुछ नहीं बताया। एक सेकंड, क्रेन यहाँ पे था कहीं, तो रुक। जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड मेड अप ऑफ आयरन। हाँ बच्चे पूछ, अभी पूछ। मिस वो आयन को लिफ्ट तो कर लेगा, फिर उसको छोड़ेगा कैसे, मैग्नेट कैसे छोड़ेगा उसको? बच्चे तूने क्रेन देखा है सड़क पे कभी, पत्थर वत्थर निकालते हुए हाँ हटाते हुए? देखा हुआ देखा हुआ। हाँ, तो वो आयरन बच्चे पूरी तरीके से वो अटैच नहीं होता, आयरन को दूसरे मटेरियल के साथ अटैच करके रखा जाता है। वो मटेरियल, वो तो क्रेन वाला बंदा जो सब अंदर बैठे बैठे सब यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, कि ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, तो वो कैसा होता है, अगर आपको क्रेन पता होगा, तो नीचे वाला जो ए पोर्शन है वही आयरन का बना होता है, जो मेन होता है। उसके ऊपर तो उसको अलग अलग चीजों से कनेक्ट किया जाता है। पूरी सारी की चीज आयरन से बनी हुई नहीं होती है। आयरन जैसे एक हिस्सा होता है जो उसको उठाने के लिए हेल्प करता है। बच्चे समझा मिस मैं कि क्या नहीं पूछ समझा? रहा हूँ, मतलब मैं वो
लोड को? बच्चे इसके लिए क्रेन का एक, अभी क्रेन का पिक्चर नहीं मेरे पास है ना। देख ऐसा होता है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। देखो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिक खत्म हो जाएगा, फिर वो आयरन ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा। हाँ, ये भी बात बराबर है। करेक्ट बोल रहे हैं। बच्चे पढ़ा के ना। साक्षी जरा पेड़ सोड इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी बैंड होते हैं हाँ, मैग्नेटिक उसके बाद फील्ड ये खत्म जाएगा कि न्यू आयन ऑटोमेटिकली ये जो मोहम्मद शेख ने लिखा है, ये बात तो बराबर उसने लिखा है। बट यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये तो उस बच्चे ने बराबर लिखा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर मैं जो बोलना चाहती हूँ वो क्या मैं बोलना चाहती हूँ, अभी सपोज ये मेरा बना हुआ मटेरियल है, ठीक है, ये इतना बड़ा और इधर तो वो ये जो चीज जिससे वो आयरन, ये सपोज आयरन है, ठीक है, पर ये जो चीज है ये जरूरी थोड़ी ना आयरन है, ये एल्यूमिनियम का होगा या किसी भी चीज का होगा। तो एल्यूमिनियम और आयरन में ये दोनों एक दूसरे का चिपके हुए हैं, पर दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है। पर जो चीज मैं उठाने वाली हूँ, जो जमीन से मैं उठाने वाली हूँ, जरूरी थोड़ी ना वो चीज किसी का आयरन की बनी होगी। तो ये जो आयरन का मटेरियल है उसके साथ जो चीज लगी होगी जरूर वो आयरन की तो नहीं लगी होगी, क्योंकि फिर दोनों एक दूसरे से चिपका पड़े रहेंगे। और मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि वो चीज जिस चीज को उठाएगी वो भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगी, ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और निकलेंगे नहीं। फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हटा लूं, ठीक है, जैसा उस बच्चे ने मैसेज किया है, मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी भी कट करती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट से क्या लेना देना, मैग्नेट से दूसरे को चिपक गए हैं। पर बच्चों जरूरी मेरा वो मटेरियल आयरन का बना है, पर जो जमीन की जो चीज उठा रही हूँ वो आयरन की कंपलसरी नहीं कि वो आयरन की होगी। तो जब वो आयरन की होगी नहीं तो क्यों चिपकेगी वो, आयरन हेल्प करेगा उस चीज को जस्ट उठाने के लिए, क्योंकि वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है। समझ में आया बच्चा कि अभी भी नहीं क्लियर हो तुझे? हेलो, अरे कोई बच्चा मुझे सुन पा रहा है? कौन था वो बच्चा जो मुझे बोल रहा था? बच्चे कौन सवाल पूछ रहा था? अरे कोई आवाज देगा? हाँ मिस। बच्चे मैंने क्या बोला कि वो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी का उससे लेना देना नहीं होता है। पर दो मैग्नेट जब सेम फेरोमैग्नेट होंगे तभी वो अट्रैक्ट करेंगे ना बच्चा। एक चीज आयरन है, दूसरी चीज अगर आयरन नहीं है तो बच्चे अट्रैक्ट कहाँ से होगा, पहले वो बता मुझे। मिस आपने बोला वो क्रेन लिफ्ट करता है, हाँ, तो वो क्रेन के अंदर आयरन लगाने से क्रेन को और भी हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने का मौका मिल जाता है। अच्छा ऐसा है, मुझे लगा वो मैग्नेट में स्टिक होके वो लिफ्ट होता है। अरे बेटा, स्टिक हो जाएगा तो निकालना कितना भारी पड़ेगा, तू दिमाग लगा जैसे तूने पूछा। हाँ मिस सॉरी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग में भी वही होता है। तो ये एक एक मार्क का सवाल है। अभी बच्चों मैं यहाँ पे आती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं पहले कराती हूँ। मैं इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि 4 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए, तो इसमें से मैं कुछ गिनती के 4-5 न्यूमेरिकल्स करा लेती हूँ बच्चों, क्योंकि टोटल कितने हैं, आई थिंक 8 8 या 9 न्यूमेरिकल है टोटल। इसमें से 5 11 है। ऑलमोस्ट कर रहे हैं। 11, अरे 1 से स्टार्ट होगा तो 11 होगा ना, 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पीछे थियोरी है, इसमें थियोरी और न्यूमेरिकल मिक्स हो गया है। एक सेकंड, मैं 11वां वाला न्यूमेरिकल कराती हूँ, मैंने बुक में लिखा है, वरना दोनों चीज एक साथ में करा कैसे पाऊंगी। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ चलो, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है पहले वो कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, एक सेकंड, द स्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल at 27 degree centigrade, what temperature is susceptibility upon 3। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है, ससेप्टिबिलिटी ऐसा इन्होंने करके लिख दिया, ठीक है, कि उसका कुछ तो ससेप्टिबिलिटी ऐसा है, और वो जब है तो उस समय जो टेम्परेचर है वो 27 है। फिर बाद में वो क्या बोल रहे हैं, बाद में अगर ससेप्टिबिलिटी इतनी हो गई तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा। अगर मैं इसको टेम्परेचर को T1 बोलूं तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2, तो ये कितना होगा। तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे कराती हूँ बच्चों, मैंने अलग से बुक में लिख के रखा है, और हाँ मैं इसको सेव कर लूंगी। अगर आप इसको लिखने के चक्कर में छोड़ो बच्चों, मैं एक काम करूंगी, जैसे कल मैंने आपको बोला था
कि मैं सेव कर लूंगी, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सर को भेज दूंगी। तो सर को मैं भेज दूंगी सर के मेल आईडी पे, तो सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे आज के लेक्चर का। ठीक है, तो उसको लिखते मत मिस बैठो, सिर्फ आपने बुक समझने में का काम। लिखा है तो बुक का ही फोटो भेज देना आप। बच्चे, मैं बुक का फोटो भेज दूंगी तो समझाऊंगी कैसे, वो बता पहले मेरे को। अभी अपन क्लासरूम जैसा पढ़ रहे हैं अच्छा खासा, तो बता तेरे को बुक का मैं पूरा उठा के दे दूंगी तो बता तू कितना समझेगा। अभी तुम्हारी चॉइस है, तुम लोग मुझे हाँ बताओ। मिस, नहीं मिस कराओ, आप कराओ। नहीं, अभी मैं बुक में सबको लिखा लिखा के तुझे मैं दे दूंगी, और उसी में से तेरे को पता होंगी, तो उसमें तो सब कुछ बना बना ही लिखा है। तो तुझे मैं सिखा के आ रही हूँ, मैं तो तुझे से दिखा रही हूँ ना। दिखाना और सिखाने में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? अरे बच्चे बुरा मत मान जा, मेरी बात सुन, रिप्लाई कर जरा। मेरे को एक न्यूमेरिकल करने दे, उसके बाद में देख। ठीक है, चलेगा क्या मैं एक न्यूमेरिकल करूँ? हाँ मिस करो, मेरा ना इधर नेटवर्क इशू, करो आप, कंटिन्यू करो। ठीक है, अभी देख, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद करो। था कि नहीं? ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है, अगर मैंने ऊपर ससेप्टिबिलिटी 1 और नीचे ससेप्टिबिलिटी 2 लिखा, तो टेम्परेचर वाइज इधर T2 रहेगा और इधर नीचे T1 रहेगा। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से T2 पूछा गया है, मतलब एज पर माय क्वेश्चन T2 पूछा गया है मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो T2 पूछा गया तो मैं पहले T2 बाहर निकाल लेती हूँ। अब बच्चों कोई भी इधर लिखने का काम मत करना, सब लोग सिर्फ सुनने का काम करना। व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, तो जूम ऐप में ना व्हाइट बोर्ड में जो भी चीज लिखी जाती है ना बच्चों, उसको सेव करने का ऑप्शन होता है, तो मैं इसको सेव कर लूंगी। आप सिर्फ ध्यान दो लिखने के लिए। फिर भी कोई बच्चा अगर नोटबुक पेन और पेन लेके बैठा है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है मुझे। तो T2 बाहर निकाला। अब आया ससेप्टिबिलिटी इंटू T1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी 2। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको अगर आगे करने जाऊं, तो अगले स्टेप पे क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी 1, दैट इज ससेप्टिबिलिटी, फिर टेम्परेचर क्या था अपना, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगी। ससेप्टिबिलिटी 1 ससेप्टिबिलिटी 2, T2 अपॉन T1। ओके, T2 इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी 1 इंटू T1 डिवाइड बाय ससेप्टिबिलिटी 2। तो ससेप्टिबिलिटी 1 बच्चों मतलब ससेप्टिबिलिटी, और अपना T1 कितना था, T1 अपना 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, करेक्ट। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, करेक्ट है। फिर अपना ससेप्टिबिलिटी 2, दैट इज ससेप्टिबिलिटी अपॉन 3, करेक्ट। अब अगले स्टेप पे मैं जाऊं तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 3 तो क्या आएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये 3 और ये 300, टोटल कितना हो गया 900, क्योंकि ये मैंने 300 केल्विन में डाला था, तो जो आंसर आया बच्चों ये भी केल्विन में है। अब अगर इसको मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 273 से माइनस कर दूंगी, तो इसको आंसर आएगा 627 डिग्री केल्विन। 627 डिग्री केल्विन। इसको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो टेंशन मत लो, मैं इसको सेव कर रही हूँ। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? ओके, एक सेकेंड। यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। नोटबुक दिखाना और ये दिखाने में फर्क समझ में आया बच्चों आपको कि नहीं? सही है ना, ये जमा ना आप लोगों को कि नहीं जमा? एक सेकंड, मेरे को और 2-3 करने दो, फिर उसके बाद में आप लोग बताना। थैंक्स, चलो अच्छी बात है, आप लोग का पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों आप लोगों के सपोर्ट के लिए। एक्चुअली मैं चाहती थी कि आप लोगों को क्लासरूम टाइप की फीलिंग है, तो इसके लिए मैंने जानबूझ के ऐसे ही किया। ठीक है, चलो बच्चों, अब अपन एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक सेकंड, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये किया है, फिर उसके बाद में 100 इंटू 10⁻3। एक सेकंड बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 करती हूँ। मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन कराने, सारे क्वेश्चन नहीं कराने। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, 10th रहने दो। हाँ, a magnetic short bar magnet is placed in external magnetic field of 700 गॉस। ठीक है, इधर क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोली है, 700 गॉस बोली है। फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या आ रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में आगे आ रहा है कि when its axis makes an angle of 30 degree, when its axis makes an angle of 30 degree with the external magnetic field,
इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.014 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले वो देख लो। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले वो समझते हैं। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, वो एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 700 गॉस। मतलब मैंने फील्ड का वायर ऐसा लाइन बना दी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 700 गॉस। ठीक है, व्हेन इट एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब इसमें कोई मैग्नेट बना रखा है और वो जो मैग्नेट है वो इससे जो एंगल, ये जो एंगल बना रहा है वो इधर बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क ऑफ 0.014 न्यूटन मीटर। तो जब ये इधर घूम रहा है, रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों इसने क्या बोला है, जब ये यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.014। टॉर्क की वैल्यू आएगी 0.014 न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन है। फिर सामने ना क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू द मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो इतना डेटा आपको क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों इन्होंने पूछा क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताइए आप लोग। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, मतलब कैपिटल एम ऑफ द मैग्नेट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को ये आंसर तो बराबर आ गया 0.4। पर ये जो अगला क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, इसने वर्क डन भी निकालू, तो बच्चों मैंने ट्राई मारा पर ये वर्क डन का आंसर बच्चों ये आया नहीं। मैंने ट्राई मारा अपनी तरफ से, पर ये थोड़ा आंसर मुझे 0.048 नहीं है, कुछ दूसरा है। इसके लिए मैंने इसको कंसिडर किया कि ये शायद रॉन्ग है। इसके लिए बच्चों मैंने सिर्फ 0.4 ही मैं करा रही हूँ। हाँ, कोई बच्चा अगर घर पे ट्राई करेगा वर्क डन तो वो कर सकता है। अगर उसको ये 0.048 किसी तरह आंसर आ गया तो प्लीज मुझे अगले लेक्चर में जरा शेयर कर देना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है इस आंसर में गड़बड़ी है। क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन तो बराबर पूछे पर आंसर में गड़बड़ी। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितना भी मैंने एक दो चैप्टर अपनी इस 12th वाली टेक्स्ट बुक के देखे हैं, आप ये मत सोचना कि 11th की टेक्स्ट बुक में बहुत सारी गड़बड़ियां थी तो 12th की बुक में भी गड़बड़ियां होंगी। तो बच्चों जितना मैंने अभी तक देखा है 12th की टेक्स्ट बुक को, मुझे बुक काफी ज्यादा अच्छी लगी। मतलब सच सिंसियरली बोलूं तो बुक इतनी रंग बिरंगी बनाई गई है जिससे कि पढ़ने का मन करता है। बहुत अच्छा पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि क्वेश्चन अच्छे डाले गए हैं, थियोरी भी बहुत अच्छे तरीके से डाली गई है, उसको समझाने को प्रैक्टिकली मैनर में बहुत कोशिश की गई है, जो कि सच में फिजिक्स के बच्चों को जरूरत थी। क्योंकि फिजिक्स के बच्चे को लगता है कि नहीं फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि बहुत ईजी होता है अगर प्रैक्टिकली समझ गए तो, और दिमाग लगा के समझ गए तो। यहाँ पे जरा सा भी दिमाग यहाँ से वहां गया या आप यहाँ से वहां भटके कि फिजिक्स का अगर एक बार ट्यूनिंग टूट गया तो फिजिक्स गया। फिजिक्स आपका अटेंशन मांगता है, वो भी दिल दिमाग हर तरीके से। तो मैंने देखा है कि थियोरी अच्छी है, न्यूमेरिकल अच्छी है, और नॉर्मली आंसर भी गलत उतने नहीं आते जितने 11th की बुक में एरर थे उतने एरर अभी तो मैंने 16 चैप्टर तो नहीं बच्चों, मैंने कुछ फर्स्ट चैप्टर देखा था और आई थिंक ये वाला देखा है। तो मुझे तो बच्चों इतनी गड़बड़ी नहीं दिखाई दी, पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आंसर में गड़बड़ी है। तो मैं ये वाला आपको करा देती हूँ आज, ठीक है बच्चों। और मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिकली समझा दिया डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बच्चों इसका आंसर शेयर कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी उधर क्वेश्चन नंबर शायद 9 था, एक सेकंड। हाँ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन में बी दिया है, बी कितना है 700 गॉस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो मैं आपको बता दूं एक गॉस का मतलब होता है, ये आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना फर्स्ट और सेकंड पन्ने में मिलेगा, 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी गॉस होती है और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला भी होती है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। ठीक है, तो बी आ गया। फिर बाद में क्वेश्चन में बोला है कि थीटा इज 30 डिग्री, वो भी आ गया। ऑब्वियसली बात है टॉर्क एक्ट हो रहा है तो बच्चों आपको पता ही होगा टॉर्क एक्ट हो रहा है मतलब टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, एम बी साइन थीटा लगने वाला है। करेक्ट, मतलब ये जो थीटा दिया है इसका साइन थीटा देखना है अपने को। तो थीटा इज हाफ, तो साइन 30 कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। ठीक है, फिर टॉर्क की वैल्यू कितनी दी हुई है, टॉर्क की वैल्यू है 0.014। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो ये आपको देगा 14 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब मैं इसको सेव कर ले रही हूँ ताकि मैं आपको जब सेंड करूँ तो आपको प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है बच्चों, सारे डेटा हो गए। अब इसको सॉल्व करना है अपने को बच्चों। तो सामने वाले ने क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, सॉरी 9वां क्वेश्चन है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे उसने मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, ये वाला डेटा को उसने अननोन बोला है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं।
तो अब बच्चों मैं इसको बाहर निकालती हूँ, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा। अब बच्चों ये जो टॉर्क है, टॉर्क का वैल्यू कितना था 0.014, उसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया था, कितना आया था अपना 14 इंटू 10⁻³ फिर बच्चों अपना बी कितना था, वो गॉस में था। गॉस मतलब उसको अपन ने टेस्ला में क्यों कन्वर्ट किया बच्चों, पता है क्या? जैसे कि अभी कोई लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो आप लोगों ने सीखा है ना कि सेंटीमीटर में नहीं करना होता है, मीटर में कन्वर्ट करना होता है कि नहीं? तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी होता है, कोई भी चीज सेंटीमीटर में है ना, उसको मीटर में करते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का छोटा यूनिट, जैसे लेंथ का छोटा यूनिट सेंटीमीटर होता है और बड़ा यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का छोटा यूनिट होता है बच्चों अपना ये क्या बोलते हैं, गॉस, और बड़ा यूनिट होता है टेस्ला। तो इसके लिए बच्चों इसको अपन ने कन्वर्ट किया है टेस्ला में। तो एक गॉस में इतना आ गया। फिर साइन थीटा इज साइन 30 दैट इज हाफ, तो हाफ तो 1 और उसका 2 ऊपर चला गया। मैं इधर एरो बना दे रही हूँ, इधर का इधर चला गया ताकि आपको याद रहे, वरना बोलोगे मिस आपने क्या बताया, क्लियर नहीं हुआ। तो वैसा चक्कर नहीं चाहिए मुझे। अब बच्चों एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बच्चों, सॉल्व करने का तरीका ये है 14 इंटू 2 इंटू 10⁻³ और ये नीचे -4 है ना बच्चों, इसको अपन ऊपर ले लेते हैं, 10⁻+4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे क्या करते हैं बच्चों, ये जो 700 है इसको हम लोग 7 इंटू 10⁻² लिख देते हैं। एंड आई होप आपको पता होगा 700 को 7 इंटू 10⁻² क्यों लिखा। आप में से जो जो भी बच्चे हैं, भले वो साइन ब्रांच के हो या सेंटा क्रूज ब्रांच के हो, आप सबको मैंने न्यूमेरिकल कराया और आप सबको पता है कि न्यूमेरिकल कराने का मैंने शॉर्ट ट्रिक क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने आपको शायद 1 या 2 चैप्टर सिखाए होंगे बच्चों, पर आई थिंक आप लोगों ने उसमें देख लिया होगा कि मैंने न्यूमेरिकल किस तरह से सिखाया है। मैंने आपको सब सिंप्लीफाई करना सिखाया, उससे न्यूमेरिकल कैसे आसान आपको बनी थी, आप सबको पता ही है। तो वही काम बच्चों मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। तो वैसे ही आप करो, देखो आपको फिर फिजिक्स में मजा आएगा। इवन न्यूमेरिकल से जो दूर भागते हैं उनको न्यूमेरिकल में और मजा आएगा। तो ऐसा करने से ये मेरा 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 700 रख रही हूँ, ऊपर 14 है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर आता है कि अरे यार 700 ना होके 7 होता तो मैं तो ऊपर 14 से उसको कैंसिल कर देती हूँ। तो क्यों नहीं कर सकते हो, उसका 2 जीरो अलग कर दो ना। अब बच्चों आपका क्या हो रहा है, इधर का 2 इधर का 2 दैट इज 4, ठीक है। और ये -3 और ये +4, -3 +4 कितना होगा बच्चों, 10:1 होगा। और नीचे का 10:2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10:1, करेक्ट। नीचे का 10:2 ऊपर आएगा तो 10:-2 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ, एक सेकंड, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, मैं इसको अगले पन्ने पे लेके जाती हूँ, एक सेकंड। देखो बच्चों 2 है, फिर देखो 10:-3 इंटू 10:4 डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे 10:2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 10:, और एक 2 है, क्या 2 2 है। 2 2 है कहाँ पे बच्चे, ऊपर ना, हाँ 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 बाजू वाला, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। फिर अपना नीचे का 10:2। अब बच्चे इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर 10:2 जब ऊपर आएगा तो 10:-2 हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻1। तो 4 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.4। और क्योंकि बच्चों आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। याद करो 0.4 ही आया था, याद है कि भूल गए? याद है याद है। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 ही अपना आंसर करेक्ट आ गया। बस बच्चों वर्क डन का आंसर सही नहीं आया है, तो इसके लिए मैं वो करा नहीं रही हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड इट। आप लोग ट्रैक करो, अगर आप लोगों को आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको छोड़ दो। जब अपना लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, टेक्स्ट बुक वाले ने कहाँ गड़बड़ी की है, वो तभी देख लेंगे। मे बी उन्होंने सब अच्छा किया पर किसी जगह पे गड़बड़ी हो गई। ठीक, अब अपन आते हैं टेक्स्ट बुक पे अपने। बच्चों न्यूमेरिकल समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या आपको, व्हाइट बोर्ड से कराया यस मैंने? मिस, यस मिस। हाँ। ऐसा लगा ना क्लासरूम में ही सीख रहे हो? नहीं लगा क्लासरूम वाला? ये यस मैम किसके लिए है? समझा इसके लिए यस, क्लासरूम वाले फीलिंग के लिए नो। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आपका समझना ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, एक सेकेंड। एक्चुअली बच्चों मैंने ये मेथड है ना अपने फ्रेंड के साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया था, तो मेरे को ये मेथड थोड़ा इजी लगा क्योंकि मेरा फ्रेंड कॉलेज में सिखाता है।
तो उसने मुझे बताया, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये मेथड अप्लाई किया और कहीं न कहीं ये मेथड से मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मज़ा आ रहा है। मुझे पढ़ाने में तो इसमें इश्यू नहीं होता है। अभी आप लोग का मैं नहीं जानती। आप लोग शायद एन्जॉय कर रहे होगे, वो तो अच्छी बात होगी। हुँ। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 0.4 9वां क्वेश्चन 0.4 आंसर देख लो 0.4 ठीक है। अब इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 कराने के पहले मैं आपको बता दूं, थियरी दिखा देती हूँ। एक सेकंड, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने यही वाला डेरिवेशन कराया था, तो आप कहीं भूल ना गए हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। देखो बच्चों, जब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है मैग्नेटिक मटेरियल, आपको याद होगा मैंने 11 का सब कुछ बताया था, फिर बाद में मैंने 12th की चीजें ली थी फर्स्ट लेक्चर में और ये मैंने सिखा दिया था। फिर फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा था। फिर एट द एंड हम लोग ये वाले फॉर्मूले पे पहुंचे थे। देखो, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई रूट ऑफ I/mb। फिर मैंने आपको बच्चों याद होगा मैंने ये बताया था, इधर ये स्मॉल m लिखा है ना, ये स्मॉल m नहीं लिखने का, स्मॉल m ये गलत है, इधर इधर कैपिटल M होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल M होता है डायपोल मोमेंट और स्मॉल m होता है पोस्ट टाइम। तो टेक्स्ट बुक वाले ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया कि इसमें स्मॉल m लिखा है, एक्चुअली कैपिटल M होगा। तो टी का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ I/mb ये होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले कराया था, तो कहीं आप भूल ना गए हो, इसके लिए मैं इधर ले आई आपको, क्योंकि अपना 8वां क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। अभी बच्चों अपना इधर 8वां क्वेश्चन देखो। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक मिडल है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट वर्क कर रहा है वो इतना वर्क कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इज 2 × 10⁻²। और जो उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, वो 7.2 × 10⁻⁷ वर्क कर रहे हैं। इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। और जब वो घूम रहा है, इनर्शिया आया मतलब ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेट घूम रहा होगा। जैसे अभी अपन ने डायग्राम नहीं बनाया था मैग्नेट डायपोल मोमेंट, उसमें मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, फिर ये मैग्नेट क्या करता है, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, तो मैग्नेट ये पूरा घूमने का काम करता है। तो ये मैग्नेट ने कितना रोटेशन कर लिया, 10। इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन और उसको कंप्लीट ऑसिलेशन करने में 6 सेकंड लगे। तो क्वेश्चन देने वाले ने 10 ऑसिलेशन की बात कर दी, उसको कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा है वो भी बोल दिया। और मैग्नेटिक मोमेंट, अभी किसने मुझे मैसेज किया, क्या मैसेज है, मैम अगले चैप्टर से टॉपिक ओके ओके बच्चे मैं ट्राई करूंगी। मैं ट्राई करूंगी बच्चे, आपका मैसेज मेरे को मिल गया है क्योंकि आपने मुझे प्राइवेटली भेजा। बट बच्चों कैसा है ना, अभी क्लासरूम के अंदर कैसा होता था ना, एक्चुअली एक बच्ची का मैसेज आया है, मैं नाम नहीं लेती, कि टॉपिक वाइज उसने बोला है न्यूमेरिकल कराने को। तो बच्चे कैसा है ना, इधर अपने को इतना एज अ टीचर है ना बच्चों, इधर फोन पे अपने को इतना बड़ा एरिया नहीं मिलता है। फोन क्या, अगर मैं लैपटॉप से भी कराना चाहूँ, हालांकि मेरा लैपटॉप सही नहीं है, तो बच्चों वो नहीं हो पाता है। तो कैसा है ना, अगर एंड में मैं कराती हूँ ना, तो बच्चों एक साथ में वो हो जाता है। इसके लिए आपको वो पुराना ना लगे कि ये T/2 पाई क्या है, हमको तो याद ही नहीं है। अभी क्या मैं इसके ऊपर डायरेक्टली आपको नहीं करा सकती थी क्या व्हाइट बोर्ड पे जाके कि बच्चों ऐसा ऐसा फॉर्मूला है, जाके आप देख लेना। मैंने आपको पहले वहां पे लेकर गई, मैंने दिखाया कि देखो मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, क्योंकि मुझे मालूम है वो स्टार्टिंग में था, आप भूल चुके हो सकते हो। तो बच्चों में वो चैप्टर वाइज वाला चीज है ना बच्चों, टॉपिक वाइज नॉर्मली जितना मेरे को पता है कि वो ऑनलाइन में तो पॉसिबल उतना नहीं हो सकता है, बट देखती हूँ मैं अगले चैप्टर में अगर हो पाएगा तो मैं ट्राई करूंगी। मैं पूरी तरह से ना नहीं बोलती हूँ, पर मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि बच्चों ये ऐसे फोन पे लेने के लिए या कंप्यूटर पे लेने के लिए ना बच्चों क्या बोलते हैं, वो उतना नहीं जमता है एकदम क्लासरूम के जैसा। पर कोई बात नहीं, आपका चीज मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज को पसंद करती हूँ कि टॉपिक खत्म हुआ कि सीधा उसका न्यूमेरिकल ले लो, ताकि बच्चों को एकदम क्लियर हो जाए। ये तरीका मैंने ही आपको बताया था, आपको याद होगा शायद। पर बच्चों ऑनलाइन की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। पर मैं ट्राई करूंगी, देखती हूँ अगर हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, ओ माय गॉड, ठीक है।
बच्चे पर अपनी कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ ना, ताकि बच्चे को वो पूरा फॉर्मूला पता चले। इवन देखो, मैं क्वेश्चन को भी प्रैक्टिकली समझा के बता रही हूँ, तो बच्चों कोशिश तो कर रही हूँ ना कि भले एंड में न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट उनको पूरा समझ में आ जाए। कोशिश कर रही हूँ मैं। प्लीज यार ऐसा मत मैसेज करो यार, हंसी आ रही है मेरे को। ठीक है, अब मैग्नेटिक निडल का हो गया बच्चों। इसमें बता दिया कि वो एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, उसका इनर्शिया इतना है, उसने 10 ऑसिलेशन किया, 6 सेकंड लगे उसको। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बच्चों क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी। तो क्या होगा ऐसा? तो बच्चों मैं चाहूँ ना तो इसको इधर ही मैं सॉल्व करा सकती हूँ, बट कैसा है ना, अगर मैं इधर सॉल्व कराऊंगी ना तो बच्चों में उसको सेव नहीं कर पाऊंगी आपको सेंड करने के लिए। इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे मैं अपने बुक में लिख के रखी हूँ, ताकि डेटा आपको ऐसा ना लगे रहे मैम डेटा मिसिंग हो रहा है। इसके लिए मैं उठाने तो बच्चों के इसको अपन आपको क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन 8वां देखते हैं। एम की वैल्यू कितनी दी है? 2 इंटू 10⁻²। फिर आई की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁻7। अब बच्चों उसने क्या बोला है, 10 ऑसिलेशन को 6 सेकंड लगे। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, हर एक चीज का एक ऑसिलेशन की जरूरत होती है। 10 ऑसिलेशन तो जस्ट उन्होंने अपने को उलझाने के लिए दे दिए। अब ये 10 ऑसिलेशन आप मुझे बताओ टी के फॉर्मूले में कितना ऑसिलेशन होना चाहिए? जैसे अभी आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों, एम इज इक्वल टू NIA। ठीक है, वो NIA टाइप की चीजें, वो नंबर ऑफ टर्न्स की चीजें क्या टी में है क्या कहीं पे? आई थिंक नहीं है ना, कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए। तो जबरदस्ती किसी ने ये बोला कि 10 ऑसिलेशन 6 सेकंड में लग रहे हैं, मतलब वो अपने को उलझाने की कोशिश कर रहा है कि अपन वो 10 को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअली में जरूरत बच्चों हमेशा एक ही की होती है। तो अब आप बोलोगे मैम फिर करें कैसे? करने का तरीका इजी है। आपको 6 सेकंड लगा कितना, 10 ऑसिलेशन करने के लिए। तो जब आप 6/10 करोगे कि 6 सेकंड लगा 10 ऑसिलेशन के लिए, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 0.6। मतलब एक सेकंड में, मतलब 0.6 सेकंड में वो एक ऑसिलेशन कर लेगा, अगर वो 6 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कर रहे थे। तो बच्चों आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ एक चीज बता दूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग IIT या निट में कुछ लास्ट 2 साल में, IIT मेन में या निट में ये वाला सवाल ऐसे आया था। तो कभी भी टाइम पीरियड का लेना देना एक से होता है। तो किसी ने ये बोला कि 10 ऑसिलेशन लगा, 20 ऑसिलेशन लगा। अगर सपोज इधर बच्चों ऐसा क्वेश्चन होता कि 6 सेकंड लगा 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, तो आप नीचे 20 लिखते, क्योंकि अगर वो 20 ऑसिलेशन के लिए 6 सेकंड लगा तो उससे हमारा क्या लेना देना, हमको तो एक ऑसिलेशन की जरूरत है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप 6/20 करोगे, और उससे जो रीडिंग आएगी ना वो 1 सेकंड के लिए रहेगी। तो इन दिस मैनर वो आपको उलझाएंगे, बट आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 6/10 दैट इज 0.6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? बी पूछा गया। अब मैं इसको सेव कर ले रही हूँ डेटा। अब हम लोग बच्चों अगले नए बोर्ड पे जाते हैं। तो नए बोर्ड पे अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, T is 2 pi√of I/mv। अब अपने को बच्चों जरूरत किस चीज की? अपने को जरूरत बी की है। और आप देखो बी किधर बैठा हुआ है, बी स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है। तो बी को स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग अगर आप दोनों तरफ करोगे तो चीज कंपेयर हो पाएगी ना। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है। T² 4 pi² I/m। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पता है कि बी निकालना है, तो बी बाहर निकाला। अब आपको आएगा बच्चों 4 pi² I/m × T²। अब बच्चों अब आपको मैं इधर सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ। अपना आई का वैल्यू आपको पता है 7.2, अपना एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू है 2, फिर अपना T² कितना आया था? 0.6। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बच्चों आपको इसका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रही हूँ। ट्रिकी होता तो मैं सॉल्व करती। तो इसका आंसर क्या आएगा? 39.48 इंटू 10⁻⁴। और क्योंकि बच्चों ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये काफी इजी है। आई की वैल्यू 7.2, फिर एम का वैल्यू 2, फिर टी अपना 0.6। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है आई थिंक मैं आपको
ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर सीखा है, उसमें न्यूमेरिकल में मैंने आपको कितना फोकसफुली बताया था, आपको पता होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन अभी भी देखा जाए तो काफ़ी ईज़ी है, इसके लिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने गई, पर हाँ, इसका ही आंसर आता है, आपको भी परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, तो ये अपना आंसर आता है बराबर से, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर 8 तो क्या, अब अपन थोड़ा आगे जाते हैं। एट्थ में 39.48 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है बच्चों। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो या टेस्ला लिखो बच्चों, बोथ आर द सेम थिंग, कोई अलग नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा बी क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया होता है, पढ़ा 11 से। फ्लक्स की यूनिट वेबर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बी को आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो बच्चों, या आप उसको टेस्ला करके लिखो, दोनों की दोनों एसआई यूनिट है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। हाँ, सीजीएस यूनिट कौन सी होती है? वो गॉस होती है, जो कि मैंने करवाया। गॉस मतलब 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। तो 8 हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराने के लिए मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। एक बच्ची ने तो भैया मुझे चारों खाने चित कर दिया, क्या करूँ यार। कोशिश करूंगी ना मैं थियरी के ऊपर न्यूमेरिकल का, मैं कोशिश करूंगी, कमेंट नहीं कर सकती मैं, बच्चे ऑनलाइन में नहीं जमता है, ठीक है। ये देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। ये जो अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, इसके अंदर देखो अपना एम का फॉर्मूला आया था। एम का फॉर्मूला था हाफ ईवीआर, देखो नीचे वाला, हाफ ईवीआर, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये वाला था, एम इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m इंटू एल, ठीक है। अब इस जगह, हर जगह है ना बच्चों, जिधर भी स्मॉल एम लिखा है ना, वो टेक्स्ट बुक वाले की गलती है। प्लीज मेहरबानी करके आपको गलती मत करना, वरना मालूम पड़ा बोर्ड एग्जामिनर आपका मार्क्स ही काट देगा। ये हर जगह पे जहाँ पे भी कैपिटल एम स्मॉल एम लिखा है, वो सब कैपिटल एम, स्मॉल एम एक ही जगह पे होता है। वो जब अपन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो ये m इंटू 2l का ये m स्मॉल होता है बस, बाकी हर जगह पे m बड़ा होता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, सॉरी ये नहीं, तीसरा फॉर्मूला ये वाला, बोर मैग्नेटॉन वाला। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमने किया था। तो अभी जो क्वेश्चन करने वाले बच्चों, वो उसके ऊपर ही है। इसके लिए देखो मैं थियरी पे लिखी, मैं भले एंड में न्यूमेरिकल करा रही हूँ बच्चों, पर देखो थियरी तो बता रही हूँ ना आपको, कोशिश तो करो ना, थोड़ा उतना तो देखो। सच में यार, बच्चों आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, और उसकी वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11, और उसकी जो स्पीड है वो है 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस हो गया, स्पीड हो गई। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं। तो आर है आपके पास, वी भी है आपके पास, और किसी ने मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, आर और वी है, तो पक्की बात है, आप समझ जाओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। m इज इक्वल्स टू हाफ EVR, हाफ EVR, क्योंकि बच्चों R मालूम है, ठीक है। स्पीड, स्पीड भी आपको पता है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कांस्टेंट होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा। तो स्पीड पता है, रेडियस पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा, करेक्ट है। और पूछा क्या दूसरा, इन्होंने क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम ही पूछा है बच्चों इन लोगों ने। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू MVR। तो M पता है, सॉरी V पता है, R पता है, क्योंकि R पता है, V पता है। M क्या होता है बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कांस्टेंट होता है ना, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ। तो इसमें डेटा में क्या दिया है? एक अपना सर्कुलर ऑर्बिट है, उसके अंदर रेडियस है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर घूमेगा तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी रहेगी रहेगी।
और जब वो घूमेगा तो उसका कुछ मास भी रहेगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। फिर अपना E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब चलो ये तो डेटा हो गया, M और E ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हो गए। अपने को टेक्स्ट बुक वाले ने क्या दिया न्यूमेरिकल के हिसाब से, रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दी है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जितने भी बच्चे इधर लेफ्ट राइट कर रहे हैं ना लेक्चर के बीच में, मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, ऐसे न्यूमेरिकल जो मैं बता रही हूँ अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल डिफिकल्ट क्लासरूम के अंदर भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उन लोगों को इजी बनाने के लिए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ टेक्स्ट बुक पे रह के, उधर ही समझा रही हूँ उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में मैं बुक में आ रही हूँ, मैं बुक में इधर आके आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जैसे एकदम क्लासरूम में होता था सेम टू सेम। बस ये है कि क्लासरूम में नहीं बैठे। ठीक है, अभी मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक नोटबुक पे लिख के अगर आपको वो मैं शो करने लगूं तो आपको वो सारी चीजें तो लिखी लिखाई मिल जाएगी, तो आपका दिमाग कब लगेगा। क्लासरूम के अंदर जब हम लोग बैठे रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग मैं टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर टेक्स्ट बुक की एक एक चीज है इसके हिसाब से मैं बोर्ड पे बनाता चली जाती हूँ, बनाते हुए उसका डेटा लिखते हुए चली जाती हूँ। फिर आपको भी उस पीरियड में सोचने का मौका मिलता है कि अगले नंबर पे मैम ये लिखेगी, अगले पॉइंट पे मैम ये लिखेगी, ये ऐसे भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है। जो बच्चे लोगों का दिमाग चल रहा होता है उस समय वो लोग ऐसे सोचते हैं, जिन बच्चों का दिमाग नहीं चल रहा होता है वो क्या सोचे हुए होते हैं, हाँ अगले स्टेप पे ना मैम क्या लिख रही है, चलो छापने बैठे या चलो सीखने बैठे, हमारा उतना दिमाग नहीं चल रहा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना बच्चों, मैंने क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पे जाके बताया, फिर मैं व्हाइट बोर्ड के लिए आई, फिर मैं टेक्स्ट बुक पे जाऊंगी, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊंगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि क्लासरूम जैसा ही हो रहा है, बस ये है ना कि क्लासरूम में नहीं बैठे हो। अपनी तरफ से कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ, पर अगर आप बार बार लेफ्ट राइट होगे ना बच्चों, तो ये याद रखो फिजिक्स आपको पीसीएम में भी मिलेगा, आप आईआईटी करने जा रहे हो तो, आप नीट करने जा रहे हो तो पीसीबीपी पे फिजिक्स मिलेगा। और आप ये मत सोचो कि नीट वाले को न्यूमेरिकल्स नहीं आते, नीट वाले को तो और भी अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस हाँ, नीट वालों के न्यूमेरिकल का तरीका अलग होता है, आईआईटी वालों का अलग होता है। न्यूमेरिकल से कोई बचने नहीं वाला है। अब अच्छे खासे तरीके से आप ऑलरेडी मेरे साथ रह के 2 चैप्टर भी बड़े बड़े चैप्टर में सीख चुके हो कि मैं कैसे कराती हूँ। आप लोग खुद बोलते थे हाँ मैम ये ऐसे क्लियर हो रहा है, वो ऐसे क्लियर हो रहा है। तो अभी आपकी मैम जब आपको इधर समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करे तो क्यों लेफ्ट राइट हो रहे हो आप लोग। आपको नहीं लगता है आपके मार्क्स जाएंगे अगर आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हो तो। कौन सिखाते बैठेगा आपको भी, इस कोरोना पीरियड में कोई आपके बगल में बैठ के सिखाने वाला नहीं है। और जब पता नहीं स्कूल कॉलेज कब खुलेगा, सब कितनी घाई में रहेंगे। आप ही सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, उतना टाइम भी रहेगा क्या। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, कोई आ रहा है, कोई ज्वाइन हो रहा है, कोई लेफ्ट हो रहा है। आई नो न्यूमेरिकल है, पर मैं इजी बना रही हूँ ना। आप बैठो तो न्यूमेरिकल के लिए, बाकी जगह पे तो मेरे को मालूम है लेफ्ट भी हो जाते होगे, मेरे को ये भी मालूम है। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको लेफ्ट होना है राइट होना है, आपकी प्रॉब्लम है। इधर ही बैठा हुआ कोई 4 बच्चा अच्छे मार्क्स निकाल के वो तो टॉप कर लेगा, आप ही रह जाओगे। फिर बाद में करते ना आप लोग लेफ्ट राइट, अगर इससे आपका भला होता है तो। ठीक है, छोड़ो, बोल के मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, एम पूछा है। तो अपने को एम पूछा है तो जो भी इन्होंने डेटा दिया है उस डेटा से यही इशारा जाता है कि ये वाला फॉर्मूला ही इधर लगने वाला है। ठीक है, अब बच्चों में इसको सेव कर ले रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, सेव कर लिया मैंने। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल्स टू हाफ EVR, तो अपना हाफ ले लिया, फिर अपना EVR के पास है, E क्या है अपना 1.6 10⁻⁻19, फिर V 2 इंटू 10⁻6, फिर R 5.3 इंटू 10⁻11। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गए। अब इधर बचेगा क्या, 1.6 और 5.3 मल्टीप्लाई करने के लिए बचेगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो आंसर आएगा, प्लस 10⁻19 और इधर 10⁻6। 10⁻19 प्लस 6 इज ऑलमोस्ट 10⁻13। ठीक है, 8.48 आएगा। 8.048 आएगा।
इंटू 10⁻⁴ आएगा, क्योंकि आप m निकाल रहे हो तो यूनिट आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। सही है गलत है चेक कर लो। अब आपका नॉर्मल फोन होएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आप लगोगे डेसिमल यहाँ वहाँ उठा पटक करने के लिए, इसलिए रहने दो, मत करो। बाद में ये पीडीएफ भेज दूंगी ना, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लेना, मिल जाएगा। समझ में आया क्या हुआ इधर बच्चों? मोबाइल का मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो, इधर जो मैंने किया सही किया है। अब आप मेरे को बताओ समझ में आया क्या हुआ? ओके, थैंक यू फॉर द मैसेज। और जो बच्चे इधर फिजिक्स में वो अपना नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ना, मत करो, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तुमको 10 के पावर में आंसर नहीं देने वाले हैं, ये याद रखो। फालतू में परेशान होने से अच्छा है अपना लेक्चर की रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनो, अपना पीडीएफ भेज दूंगी इसका नोट्स का, वो देख लेना, बात खत्म। ओके, अगला स्टेप पे क्या है, अपने को एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अपना L इज इक्वल टू mvr। फिर अपना m क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। फिर अपना v क्या था, v था 2 इंटू 10⁻6। फिर r क्या है 5.3 इंटू 10⁻11। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये आएगा 5.3 इंटू 2 करना है, कुछ तो आएगा, फिर उसको 9.1 करना है। मैं इसको ऑलरेडी करके बैठी हूँ तो मेरे पास आंसर रेडी है, 9.646 इंटू 10⁻35। और क्योंकि ये L है, तो अभी आप सोचोगे मैम L का यूनिट क्या होता है, पता ही नहीं हमको, तो क्यों मेहनत करना है। वह अभी कोई एक बच्चा ज्वाइन हुआ, सब महान बच्चे, कसम से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है 12th में पढ़ रहे हैं कि अभी 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं, मजे से अभी बच्चे आ रहे हैं, ग्रेट। ओके, m m अपना क्या होता है बच्चों, kg, ठीक है। फिर अपना v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अपना r क्या होता है, मीटर, तो v मीटर पर सेकंड और r मीटर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतना बोर्ड एग्जाम में भी लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम वाला तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पे देखो 9 पॉइंट, इधर क्या है 10⁻31 और 10⁻+6, -31+6 कितना हो जाएगा 10⁻25, -25 और 10⁻11 -36, मतलब इसका आंसर 96 के आसपास आएगा। तो फिर ये 36 होता है, पर क्योंकि इसको मैंने 9.646 लिखा है, इसके लिए 10⁻35 हो गया, मतलब एक कम हो गया। चलो इसको भी मैंने सेव कर लिया, लिखने का टेंशन खत्म आपका, ठीक है। अभी अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्यूमेंट डिवाइस डाउनलोड। देखो आप लोगों के लिए बार बार टेक्स्ट बुक व्हाइट बोर्ड पे आ रही हूँ, फिर भी यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, कैसे बच्चे हो ना। फिर मिलो क्लासरूम में, फिर बताती हूँ। सॉरी, यहाँ मजाक करी थी, टेंशन मत लेना। अभी हम लोग कोरोना से बच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम्म, हम्म, 6 हो गया क्वेश्चन। तो अभी 4th वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि 4th वाला थोड़ा बड़ा है तो उसको व्हाइट बोर्ड पे मैं कराऊंगी। पर ये 5th वाला मैं जस्ट ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ, तो जरा ध्यान से सुन लो। 5th वाला मैं जस्ट बता रही हूँ, वो आप लोग खुद से कर लेना। 5th वाला क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट, थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। द वर्क डन फॉर रोटेटिंग, अच्छा मैंने 8.048 बताया, अरे मैंने दोनों, अच्छा हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ओके, समझ गया, अब मैसेज किया। बच्चों यहाँ पे 6th वाला जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया ना, इधर 8.48 है, जबकि मैंने उधर 8.048 लिखा है, तो जरा वो ध्यान देना एक बार कि 8.048 आता है कि 8.48 आता है, जरा एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। शायद मेरी तरफ से भी मिस्टेक हो सकता है, मैंने वो 8.0 डाल दिया हो, तो जरा एक बार आप चेक कर लेना, बाकी तो सब ये बराबर है, सब बराबर है। वैसे 8.48 ही आएगा, मैंने भी आपको बोला था। अच्छा ठीक है, वो 0 वाला मैंने वो गलत लिखा है, तो बच्चों वो जब पीडीएफ भेजूंगी या लेक्चर रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो 8.048, वो 0 हटा देना, 8.48 ही रखना। थैंक यू बच्चे। अब इधर क्या है, द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री। एक वर्क डन हो रहा है मैग्नेट के थ्रू, और वो किससे हो रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से हो रहा है थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स
the work done to rotate through 60 degree. So find the value of n. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सिंपली बता रही हूँ। पहले एक मैग्नेट ने 90 डिग्री रोटेट किया जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट n था। बाद में उसे फिर से रोटेट मारा। इस बार उसने जब रोटेट मारा तो उसका मैग्नेटिक मेरिडियन था वो जो n टाइम्स था, वर्क डन टू रोटेट थ्रू 60 डिग्री, मतलब वर्क डन विद 1 इज इक्वल टू n टाइम्स विद वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ऐसा रिलेशन बन गया। वर्क डन ये 90 डिग्री वाला, n टाइम्स 60 डिग्री वाला, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला फंडा यूज करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ। ये वाला देखो, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने ये टॉर्क वाला पढ़ाया था, 11वीं की बुक से ही मैंने सब समझा दिया था टॉर्क का ये फॉर्मूला कैसे है। फिर हम लोग जब अगले पन्ने पे आए थे बच्चों, तो मैंने ये इंटीग्रेशन वाला करके बताया था। इसमें मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा है, पर बच्चों ये मैग्नेटिक डायपोल होना चाहिए। टेक्स्ट बुक वाले की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसको इधर इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब लिखना चाहिए था। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये फाइनल आंसर आएगा। तो जो मैंने उधर आपको क्वेश्चन में बताया उसमें एक में 90 डिग्री लिखा है W1 वाले में, ये आपको घर पे करना है, सिंपल है, कर लेना। और दूसरा वाला 60 डिग्री वाला है और एन टाइम, तो उसमें कौन सा रिलेशन यूज होगा? तो उसमें बच्चों ये वाला रिलेशन होगा। ये जो यू है, ये यू एक्चुअली कुछ और नहीं, अपना वर्क डन ही है बच्चों। सामने वाला एनर्जी के लिए यू भी लिखता है, सामने वाला वर्क डन के लिए ऐसा भी लिखता है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है बच्चों। तो ये फॉर्मूले का यूज करके W1 एंड W2, ये वाला फॉर्मूला इधर भी जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इधर भी जाएगा। और थीटा एक में 90 एक में 60 है, तो बस उसका रेशियो निकाल के, मतलब उसका रेशियो उसको जो भी है लिख देना। और आपको एन निकालने को बोलना है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos 90 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, क्योंकि एम और बी तो कैंसलेशन में चले जाएंगे, तो एंगल वाइज ही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है वो। तो इसके लिए मैंने दोनों बता दिया कैसे क्या करना है। वो काफी इजी है, इसलिए कराने नहीं गई, इसलिए आपको बता दिया। और 2-3 लाइन में आराम से हो जाएगा। और ये 2 आया ना, 2 आंसर वैसे भी आ जाएगा। अगर अभी बैठे बैठे दिमाग लगाओगे तो भी पता चल जाएगा कि 2 आंसर आ जाते हैं। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैंने अब तक ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन शायद करा दिए। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं इसको जरूर कराऊंगी क्योंकि थोड़ा लेंथी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है कि म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर। फिर अपना एक म्यू आर और 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी वाला अपने रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, फिर अपना एम इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी एच, ये आपने पढ़ा है। फिर आपने एच का फॉर्मूला एन आई होता है, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको करा के रखी है, करेक्ट है। तो अभी जो हम करेंगे ना बच्चों, उसमें इन सबकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और एक फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू एच। फिर ये म्यू क्या होता है, ये म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, अब ये म्यू नॉट कितना होता है, अगर 11 पढ़ा है तो थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मेरी बात याद कर लो। म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये सारे फॉर्मूलाज बच्चों ये वाले क्वेश्चन में अभी लगने वाले हैं अपने को। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन थोड़ा रीड करते हैं, मैं थोड़ा जूम मार देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे बराबर दिखाई दे। A rod of magnetic material of cross section 0.25, एक रॉड है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता होगा, क्लासरूम आप में आपको याद होगा मैंने क्या क्या सिखाया आपको, कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें से डेसिमल पहले उड़ा दे रही है, डेसिमल रखने का ही नहीं। दूसरी चीज, जब 0.25 है तो वो कैसे हो जाएगा, वो 25 × 10⁻² हो जाएगा। क्या लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे मालूम है ना, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे ये जो एरिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले स्टेप पे क्या करना है, 0.25 को कन्वर्ट करना है 25 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 25, ये -2 है सेंट, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पहले लिखेंगे
25 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 0.25 इज 25 इंटू 10⁻²। फिर 25 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻² मीटर, करेक्ट। सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। अब इधर हम क्या करें, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁻�6, और क्योंकि ये एरिया है तो इसके आगे मीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, एरिया का कन्वर्जन हो गया। कैसे हुआ, एक एक चीज मैंने डिटेल में बता दी, आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लोकेटेड इन 4,000 एम्पियर पर मीटर। अभी देखो एम्पियर पर मीटर लिखा है, तो आप सोचोगे मैम ये क्या है? एम्पियर पर मीटर लिखा है, मैम ये क्या है? तो बच्चों याद करो, एम्पियर मीटर स्क्वायर एम होता है, ठीक है। उसके अलावा पूरे पिक्चर में दो ही चीजें हैं, एक एम है और एक एच है। एम का तो पता है आपको, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ए एम्पियर पर मीटर है, तो अगर ये एम का नहीं है तो किसका होएगा? ऑब्वियसली बात है, एच का ही होगा। कॉमन सेंस लगा दो, तो 4,000 आपका क्या हो गया? आपका एच हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या है? एक magnetic flux passing through the rod is 25 into 10⁻⁶. Magnetic flux 25 into 10⁻⁶। अब डेसिमल का झंझट ही नहीं था, इसलिए काम खत्म हो गया। सब कुछ हो गया। सामने वाला पूछ रहा है रिलेटिव परमेबिलिटी निकालो। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर। अब आप याद करो, म्यू आर किधर होता है? म्यू आर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर में होता है। मतलब म्यू आर अगर आपको चाहिए तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, वो तो आपको पता ही है। आपको म्यू पता होना चाहिए। म्यू कहाँ से आएगा? बी इज इक्वल टू म्यू एच के फॉर्मूले से आएगा। सोचो, जब आपको एच पता है, बी पता है, तब आप म्यू निकालोगे। जब आप म्यू निकालोगे, और म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, तब जाके आपका म्यू आर निकलेगा। सोचो। फिर क्या पूछा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब है ये सिंबल। अब ये कब आएगा? जब आपके पास म्यू आर आ चुका रहेगा, तो ये आने में टाइम नहीं लगेगा। कौन से बच्चे ने मेरे को मैसेज किया? मैम आई कांट सी। ओके, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड बच्चों, ये लास्ट को न्यूमेरिकल करा रही हूँ, कि सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगी क्या? ये लास्ट न्यूमेरिकल करा रही हूँ। एक सेकंड, हाँ चलो। करेक्ट, ससेप्टिबिलिटी एम बाई एच ही तो होता है, करेक्ट। कराती हूँ ना, अभी व्हाइट बोर्ड पे मैं आऊंगी। ये बड़ा न्यूमेरिकल, इसको यहाँ पे मैं थोड़ी ना सॉल्व करूंगी। मैं ये सब इसके लिए बता रही हूँ ताकि जब अपन व्हाइट बोर्ड पे जाए तो आपको दिमाग में थोड़ा तो आइडिया रहे, वरना मालूम पड़ा व्हाइट बोर्ड में क्या होता है ना, अपन को अगले तो कोई चीज मिस ना हो। मैं सब समझा रही हूँ, चिंता मत करो। वही तो मैं बोल रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं न्यूमेरिकल के टाइम पे जो लोग भाग रहे हैं ना, लेफ्ट हो रहे हैं बार बार, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे से अभी क्वेश्चन समझा रही, क्वेश्चन में कैसे फॉर्मुले लगेंगे, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एकदम क्लासरूम की तरह समझा रही हूँ। फिर समझाने क्या, जैसे क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे मैं जाके पढ़ाती थी, मैं व्हाइट बोर्ड पे इधर करा रही हूँ, उसको सेव करके तुमको सेंड भी करने वाली हूँ, फिर भी तुम लोग लेफ्ट राइट हो रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेरी जगह हो तो आपको भी बुरा ही लगेगा ना। मैं उसके ऊपर वो ऐसा बोल रही थी, और दूसरी कोई वजह नहीं है। रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया। अब किस बच्चे ने किया? क्या किया क्या किया? ऐसा है क्या? जियो का नेटवर्क वापरो, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है बच्चों, जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, मेरी बात मानो। मैग्नेटाइजेशन लास्ट स्टेप है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन अपने को निकालना है। चलो, आई थिंक मैंने सब कुछ डिक्टेट कर दिया है। अपन व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। अभी क्वेश्चन 4 कहाँ गया? क्वेश्चन 4 है। अपना एरिया बच्चों ऑलरेडी आ चुका है, 25 इंटू 10⁻⁻। अब मैं यूनिट
अरे यार आ जा भाई, लिखना लिखना। हाँ, ये लिखने को नहीं हो रहा था। ओके, फिर अपना एच आया 4000, इसको हम 4 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। फिर बच्चों अपना फ्लक्स आया 25 × 10⁻⁻6 वेबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले बी निकालते हैं। अभी बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, करेक्ट। मेरे को एच तो मालूम है पर मुझे बी नहीं मालूम है, तो पर सामने वाले ने फ्लक्स तो दे दिया ना। तो बी निकालने का दो तरीका होता है, एक म्यू एच होता है और एक फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो फ्लक्स अपॉन एरिया लेते हैं। आई ओके, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो बच्चों फ्लक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, इसको मैं अगले उस पर कराती हूँ, इधर थोड़ी जगह कम है। ठीक है, फ्लक्स अपॉन एरिया मैं इसको सेव कर ले रही हूँ, मैं अगले पेज पे बता रही हूँ उसको। बाकी सारे डेटा मैं आपको लिखवा दूंगी, डोंट वरी। बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया। तो बच्चों अपना फ्लक्स कितना है, अपना फ्लक्स है 25 × 10⁻⁶, और अपना एरिया भी बच्चों उतना ही है 25 × 10⁻⁶। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, आपका आंसर आएगा 1। और क्योंकि बी है तो बी की यूनिट किस में होती है, टेस्ला में। क्या आया, अब हम लोगों को बी नहीं निकालना था, पर बी निकालने क्यों गए, क्योंकि सामने वाले ने म्यू आर पूछा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया म्यू आर निकालने का मतलब क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, और म्यू आर निकालने के लिए ऑब्वियस बात है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, म्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों हम अगले स्टेप पे आएंगे, बी इज इक्वल टू म्यू एच। क्योंकि एच अपने को पता ही था, बी हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं सेव कर ले रही हूँ। तो म्यू इज इक्वल्स टू बी बाय एच करते हैं। तो अपना बी कितना है, अपना बी है 1, और अपना एच कितना है 4 × 10⁻³ ठीक है, तो 1/4 कितना होगा 0.25। फिर ये 10⁻³ नीचे है बच्चों, ये 10⁻³ ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये म्यू आ गया। अब अगले स्टेप पे, अब मेरे पास सब कुछ आ गया जिससे मैं म्यू म्यू आर निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे म्यू आर चाहिए था। तो ऑब्वियस ही बात है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, म्यू पता होना चाहिए था। ये म्यू निकालने के लिए इतना हम सबने इतने 2 स्टेप किए। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, म्यू आर चाहिए। तो म्यू आर क्या होएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो बच्चों अपना म्यू और म्यू नॉट जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं इसको भी सेव कर ले रही हूँ। ठीक है, म्यू आर इज म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट है अपना बच्चों 0.25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है अपना 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो 0.25 को आप ऐसा लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻², तो -2 और इधर का -3, -5 करेक्ट। फिर नीचे अपना 4 पाई, पाई कितना होता है 3.14, 3.14 इंटू 4 मतलब 12.56 इंटू 10⁻⁷। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर टोटल आता है 199। ठीक है, म्यू आर का आंसर आता है टोटल 199। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अब मैं अगले स्टेप है, तो अपना म्यू आर रेडी हो गया बच्चों। ठीक है, अब म्यू आर जब रेडी हो गया ना बच्चों, तो अब मैं ससेप्टिबिलिटी निकाल सकती हूँ। ससेप्टिबिलिटी कहाँ गया, ये भगवान मैंने लिखा ही नहीं क्या, हाँ मैंने लिखा है, वही मैं सोच में पड़ गई कि मैंने लिखा किधर है। हाँ ससेप्टिबिलिटी, वेट म्यू आर आ गया 199। हाँ ससेप्टिबिलिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ससेप्टिबिलिटी निकालने जाते हैं। ससेप्टिबिलिटी निकालने जाएंगे तो म्यू आर आ चुका है, तो ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर -1। तो अपने बच्चों म्यू आर कितना है 199 1। तो बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर क्या आएगा 198। तो ये भी अपना आ गया। अब बच्चों देखो म्यू आर आ गया, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी भी आ गया। अब बच्चों सबसे एंड में क्या बचा अपना, सबसे एंड में बचा अपना, क्या बचा, ये सब तो हो गया। आई थिंक बी बचा, बी के एच कुछ तो बचा। ठीक है 198 इधर तक आ गया। एंड में आई थिंक मैग्नेटाइजेशन पूछा है, मैग्नेटाइजेशन मतलब एच पूछा है। नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटाइजेशन ना, मैग्नेटाइजेशन एम, अच्छा एम बचा क्या, ठीक है। वेट अ मिनट, ये मैंने कहाँ पे लिखा है नोटबुक में, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, एक सेकंड बच्चों। मैंने नोटबुक में सब यहाँ वहाँ लिख दिए, जैसे क्लासरूम में मैं लिख देती हूँ ना, वैसे यहाँ पे भी कहीं पे लिख दिए। एक सेकंड जरा होल्ड करो। ये हो गया, ये हो गया। चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, उधर जाती हूँ।
क्या लिखा है पहले एक बार चेक करती हूँ, टेक्स्ट बुक पे जा। ठीक है बच्चों, मैंने इसको सेव कर लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक पे आती हूँ। अगर कुछ बचा है तो मैं एक काम करती हूँ, उधर ही करा दूंगी, पर वो जो मैं कराऊंगी ना बच्चों, वो सेव नहीं होएगा। जो व्हाइट बोर्ड पे होता है ना वही सेव होता है। एक सेकंड, फिर से व्हाइट बोर्ड आया। एक सेकंड, अगर आपने समझ गए ना तो बच्चों उसका टेंशन मत लो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 स्टेप आ गए तो वो थर्ड तो आपको आराम से आ जाएगा। एक सेकंड। एच पूछ, एच मैग्नेटाइजेशन है ना। देखो 199 198 मतलब अपना सही है, करेक्ट है। ठीक है, थर्ड उसने क्या पूछा है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एच होता है, तो आप एच कहाँ से निकालोगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच। तो एच इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू। तो आपको पता ही है बच्चों म्यू क्या है। ठीक है, तो अपना, कब बोली, क्या मैंने कब बोला भाई, थर्ड मैग्नेटाइजेशन आया ना बच्चों, मैग्नेटाइजेशन एच होता है, मैंने ये बोला। अंडरस्टूड बच्चों। बच्चों इसी को हम लोग, एक सेकंड, एक सेकंड, ये कहीं मैंने लिखने में गड़बड़ी की है क्या। ठीक है, हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, आप लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, करेक्ट है। तो अपना एम निकालना है इसमें। तो अपना ससेप्टिबिलिटी बच्चों आ चुका है। ससेप्टिबिलिटी क्या है, 198 है। 198। और अपना एच का वैल्यू कितना है बच्चों, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 4000 है। ठीक है, तो क्या करना है, आप इस 198 को और 4000 को जरा मल्टीप्लाई करो, बताओ देखो कितना आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू बच्चों। वो थोड़ा मेरे बुक में गड़बड़ी यहाँ वहाँ पन्ने पे लिख दिया ना, तो मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं दूसरा कुछ सोच रही थी। थैंक यू बच्चों, सही बताया आपने। जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 198 इंटू 4000 क्या आ रहा है। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। आ गया, चलो गुड, सॉल्व हो गया। एक बच्चे ने किया, हाँ बराबर 79,200। हाँ तो बराबर तो है, आंसर वही है ना, देखो 7.92 इंटू 10⁵ वही है। चलो आ गया ना। तो इसको व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं कर पाई, पर ये इजी, आप लोग तो, आप ही लोग मुझे बताएं, मतलब आप लोगों को आ गया। तो बच्चों न्यूमेरिकल में मजा आया कि नहीं आया, मजा मैसेज करो जरा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए, थैंक्स अ लॉट। आया, हाँ तो ऐसे ही मजा करने का, मजा आता है न्यूमेरिकल करने में, बहुत मजा आया, अरे बाप रे बहुत मजा आया, क्या बात है, बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, चलो अभी अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। अभी अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराऊंगी। तो आप एक काम करना, अगर आपको मन करे तो यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियो जरा देख लेना कि एसी या मेट्रो ट्रेन ये सब कैसे काम करता है, कैसे चलता है। क्योंकि जो अपना टेक्स्ट बुक है उसने पिछले साल, अभी तक मैंने भी वो देखा नहीं है वो चैप्टर, मुझे पता नहीं है उन्होंने कैसे लिखा है इस साल, पर आई थिंक बुक तो बहुत अच्छी बनाई है, कंटेंट भी अच्छा डाले तो अच्छा ही लिखा होगा। पर अगर ये सब देख लोगे ना आपको, तो आपको प्रैक्टिकल आइडिया हो जाएगा बच्चों उस चैप्टर का। ठीक है, तो पढ़ने में और भी मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख के रखना। और दूसरी चीज बच्चों, आप लोग प्लीज अपना और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखो इस कोरोना के पीरियड में, क्योंकि जान है तो जान है बच्चों, बाकी सारी चीजें आती आती, अपने अपना केयर कर सकते हो अपने फैमिली का। बच्चों अच्छे से केयर करो, ठीक है।